नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग आंसर की रेडी करेंगे फिजिक्स सेट 3 का। तो यदि ये पीडीएफ आपके पास नहीं है तो 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप से जुड़ जाइए, उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप जो कि बिल्कुल फ्री है, उसमें भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसका देखो, पहला क्वेश्चन है कि लाइट जो है किसमें से गुजर सकता है, लाइट किसमें से पास हो सकता है। ऑप्शन ए है वैक्यूम यानी निर्वात, ऑप्शन बी है ग्लास यानी कि शीशा या कांच बोलो, ऑप्शन सी एयर होना चाहिए। तो यहाँ मिस प्रिंट से ऑल लिख दिया है, तो ऑप्शन सी को आप बना लो एयर, ऑप्शन सी को आप कर लो एयर। ऑप्शन ए था आपका वैक्यूम मतलब निर्वात, ऑप्शन बी था आपका ग्लास, ऑप्शन सी एयर है, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो जल्दी से बताओ, सन का लाइट जो है किससे पास कर सकता है? वैक्यूम से, बिल्कुल हवा से, वैक्यूम से पास होता है तब ना स्पेस से भी आ गया सन का लाइट हम लोग तक। तो आपको पता है सूरज को, लाइट को पास करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब वैक्यूम से भी पार हो जाएगा, शीशा से भी, हवा से भी, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्नेल्स लॉ किसको बोलते हैं? तो स्नेल्स लॉ आप पढ़े हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलते हैं म्यू बराबर साइन आई, आई का मतलब इंसिडेंट रेग, साइन आई बाई साइन आर बराबर एक कांस्टेंट होता है जिसको आप म्यू बोलते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बाबू। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन बी, ये आपका हो गया 2 नंबर का आंसर बी। देखो बाबू, क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं जब शो करूंगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए सारे लोग पीडीएफ अपना निकाल के रखना है ना। पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट बहुत बढ़िया बात है, और उसके बाद इसको लाइन से आप वीडियो मेरा देखते जाओ। क्लियर? क्वेश्चन 3 है आवर आइज मोर सेंसिटिव फॉर विच कलर? हम लोग का आँख जो है ना कौन सा कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कौन सा कलर के लिए? तो इसमें ऑप्शन है वाइट, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। तो आप इसका आंसर क्या दे पाओगे? कमेंट में बताओ। तो हम लोग का आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किस रंग के लिए रहता है? जल्दी से बताओ। वाइट, सादा, हरा, काला या नीला? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर जो है बाबू वो ग्रीन होगा, हरा। 3 नंबर का आंसर जो होगा आपका ग्रीन होगा, हरा। हरा कलर जो है ना हम लोग का आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है हरा कलर के लिए, ग्रीन कलर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है हमारा आँख। क्लियर? अब ये नहीं बोल रहे सबसे ज़्यादा दूर से दिखाई कौन दिखता है, वो रेड दिखाई देता है, लेकिन यहाँ वो नहीं बात हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है कि हमारा आँख जो है कौन सा कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। क्लियर? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? हरा। तो 3 क्वेश्चन हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। पीडीएफ आपके पास होना चाहिए बाबू, तब मजा आएगा ये वीडियो में। ये वीडियो देखकर तब मजा आएगा जब आपके पास पीडीएफ हो, और ये पीडीएफ 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल मतलब जितना भी गाड़ी उड़ी होता है ना बाबू, 2 चकवा, 4 चकवा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बस, जो भी है, उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग? कन्वेक्स करते हैं। क्यों? उत्तल दर्पण करते हैं। क्यों करते हैं भाई उत्तल दर्पण? क्योंकि वो छोटा छोटा इमेज बनाता है और हमेशा सीधा बनाता है। ठीक, आप लाइट वाला मेरा वीडियो देख लेना, पूरा अच्छा से सब डिस्कस किया हुआ है, इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर डील कर रहा हूँ। तो इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा व्हेन ए रेड फ्लावर इज सीन थ्रू ए ग्रीन ग्लास। हरा शीशा ले लो, हरा रंग का शीशा ले लो, और उससे लाल रंग का कोई फूल है उसको देखो, उड़हुल का फूल है या कोई भी लाल रंग का फूल है, और आप किस कलर का शीशा से देख रहे हो? हरा रंग का शीशा से। तो वो गुलाब, वो जो फूल है वो किस रंग का दिखेगा? तो बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि रेड रंग का है आपका फ्लावर। अब आप देख रहे हो किससे?
ग्रीन कलर का शीशा से। तो बहुत सारा बच्चा सोचेगा रेड और ग्रीन मिक्स करके कौन सा कलर हो जाता है, पीला। बहुत सारा बच्चा मार देगा आंसर पीला, जो कि ये गलत हो जाएगा। अरे लाल और हरा रंग को मिला थोड़े रहे हो आप लाल रंग का ऑब्जेक्ट को हरा रंग का शीशा से देख रहे हो। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन रहेगा जब ऑब्जेक्ट अलग रंग का रहे और शीशा अलग रंग का रहे तो हमेशा दिखेगा ब्लैक, हमेशा दिखेगा ब्लैक। डी इसका आंसर हो जाएगा, ब्लैक। क्लियर, काला रंग का दिखेगा। इसका वीडियो बाबू यूट्यूब पे अपलोड है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6, ए कन्वर्जिंग लेंस इज दैट। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस किसको आप बोलते हो। तो कन्वर्जिंग नाम से क्लियर है, जो कन्वर्ज करे। डाइवर्जिंग जो डाइवर्ट करे। रोड पे जाते हो तो डाइवर्सन लिखा हुआ रहता है, जहाँ पुल उल बनते रहता है ना वहाँ लिखा हुआ रहता है डाइवर्सन, तो वहाँ आप डाइवर्ट होते हो। कन्वर्जिंग का मतलब ठेठ में समझो बाबू, ये है मेरा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। लाइट कभी भी आएगा तो मोटा सरफेस तरफ से गुजर जाएगा, यानी किससे गुजरेगा, फोकस से। लाइट आया किससे गुजरा, फोकस से। ये हुआ कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग का मतलब लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया बाबू कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया, कनकेव। ये क्या करेगा, लाइट आएगा ना तो फैला देगा, लाइट को फैला देगा, डाइवर्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और ये आपका हो रहा है कन्वर्जिंग, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी, और इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है। हिंदी मैनेज कर लेना बाबू। तो देखो तो इसमें ऑप्शन क्या है कि किरणों को इकट्ठा करती है। देखो तो ये किरण को इकट्ठा कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका सही। 6 नंबर का ऑप्शन ए आपका है करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आप बाल्टी में कोई डंटा को डालते हो या रड का डालते हो, पानी भरा हुआ बाल्टी में, और रड को आप डालते हो तो रड या डंटा टेढ़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा, है ना। मेरा लाइट वाला वीडियो देख लेना बाबू, चैप्टर वाइज समझना है तो चैप्टर वाइज वीडियो देख लेना, उसके बाद ये सब बहुत मज़ा आएगा। देखो ये बाल्टी है ना, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है। अब इसमें कोई डंटा डालोगे ना, वो डंटा तो डालोगे तुम सीधा, डंटा तो तुम डाले हो सीधा, लेकिन वो दिखाई कैसा देगा, वो दिखाई देगा टेपर, इधर ऐसा दिखाई देगा टेपर। तो क्या वो डंटा टेपर हो गया, नहीं। लाइट का रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हुआ, लाइट टेढ़ा हो गया, टेढ़ा डंटा नहीं हुआ, टेढ़ा लाइट हो गया, इसलिए हम लोग को कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा। तो जब लाइट कभी भी आप पढ़े हो, ये नॉर्मल खींचे, लाइट यहाँ से आ रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर भाग जाएगा, बेंड कर जाएगा, है ना। तो लाइट कभी भी हवा से पानी में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, अपरावर्तन। तो ये किसके कारण होता है बाबू, रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा सी। 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, ए वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइट। हीरा जो होता है ना बहुत ज़्यादा चमकता है, किसके कारण। तो बाबू हीरा का कभी भी सवाल आए चमकने का, या तुमसे सवाल आए मृग तृष्णा बारे में, मिराज के बारे में, कि रेगिस्तान में जो है दूर से देखता है जानवर लोग ना, तो उसको दिखाई देता है पेड़ उल्टा बना हुआ बालू पे, तो उसको लगता है वहाँ पानी है, तब ना पेड़ का परछाई बन रहा है, और बेचारा जानवर हाँफते हाँफते जाता है और वहाँ देखता है तो पानी नहीं है। इसको बोलते हैं बाबू मिराज, मृग तृष्णा। तो अगर हीरा के बारे में सवाल पूछे, पानी दिखाई देता है मरुस्थल में, ऐसा सवाल पूछे, तो इस सारे का आंसर हो जाएगा बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, तीर।
इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या है बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। 8 नंबर का भी आंसर हो जाएगा बाबू सी। क्लियर? तो हीरा क्यों चमकता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दो गो अगर शीशा रहेगा बाबू, दो शीशा रहेगा आपस में पैरेलल। अरे सैलून में जाते हो ना, तो एक शीशा आपके आगे रहता है, ऐसे आप रहते हो सैलून में, तो एक शीशा आपके आगे है और एक शीशा आपके पीछे रहता है। तो आपका के गो इमेज बनता है। आप अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो आपका के गो इमेज बनेगा। तो आपका एक इमेज बनेगा यहाँ, फिर इसका परछाई बनेगा यहाँ, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, आपस में बनते जाएगा, इन्फिनिटी बनेगा। आप गिन नहीं पाओगे। इसका फॉर्मूला भी है, जितना भी एंगल रहेगा बाबू 360 डिग्री टोटल होता है। जितना भी एंगल में दोनों शीशा रहेगा उससे भागा दे देना, उससे भागा दे देना। और आप पढ़े हो कि अगर नंबर जो है इवन में आया तो 1 घटा देना, ओड में आया तो मत घटाना। तो मेरा वीडियो देख लेना बाबू, हाँ, उसमें आपको बताया हुआ कहीं कहीं 1 घटाना भी पड़ेगा और कभी कभी 1 नहीं भी घटाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मेरा डिटेल वाला वीडियो देख लेना। तो अब दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल है मेरा 0, 0, तो 0 से 0 ही काट देगा क्या? ऐसे एक बच्चा ऐसे काट दिया था। अब बोला सर 36 गो है तो 1 घटा दो, 35 इमेज बनेगा। उसको हम प्रधानमंत्री मैथमेटिक्स टैलेंट अवार्ड में उसका नाम भेज दिए। ऐसे काटोगे क्या बाबू 0 से 0? ऐसा नहीं कटता है। तो जल्दी बताओ, 360/0 है तो 0 का पहाड़ा में कभी 360 आएगा? नहीं आएगा। यानी आएगा कब? अनंत बार में। तो इसका आंसर क्या हो गया बाबू? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन 9 का डी, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन का यूनिट बताओ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो बाबू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h'/h। नीचे आपका हाइट, ऊपर आपका इमेज का हाइट। तो आपका हाइट भी मीटर में और आपका इमेज का हाइट भी मीटर में, कट गया। तो यूनिट होता ही नहीं है बाबू। तो मैग्निफिकेशन का ऐसा यूनिट होता ही नहीं है, मतलब नो यूनिट, है ना, यूनिट लेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 का हो जाएगा डी, नो यूनिट। क्लियर है? समझ में आ रहा बाबू? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बाबू। पावर ऑफ आई लेंस। जैसे देखो हम लोग का जो आई लेंस का पावर कितना होता है एडल्ट का, मतलब जो 20 साल 22 साल 25 साल वो सब का, बच्चा का नहीं, बुजुर्ग का नहीं। और मेरा भी नहीं चलेगा, मेरा भी देखो आँख में चश्मा लग गया तो मेरा आँख नहीं, जिसका अच्छा आँख है तो उसका कितना पावर होता है आँख का? 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 5 डायोप्टर या 6 डायोप्टर? जल्दी से कमेंट में बताओ बाबू। एडल्ट का आई का पावर कितना होता है? 18-20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का का, या लड़का या लड़की का कितना होता है पावर आँख का, लेंस का? जल्दी से बताओ। 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 5 डायोप्टर कि 6 डायोप्टर? 11 नंबर एक क्वेश्चन है बाबू आपका। 11, 12, 13, 14, 15, है ना। चलिए तो इसका आंसर होगा 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर ऑप्शन कौन है बाबू? बी, 4 डायोप्टर, है ना, ऑप्शन है मेरा बी। एडल्ट जो आँख होता है, एडल्ट का जो आई होगा, जैसे मेरा भी चलेगा लेकिन मेरा तो आँख गड़बड़ है ना, तो इसलिए मेरा ही नहीं चलेगा, मेरा पावर गड़बड़ हो गया। 4 डायोप्टर होता है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो डायरेक्ट फार्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो 12 का होगा बाबू सी, 1 + d/f, 1 + d/f। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ऐसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बना देने का इसका। फिलहाल इसको रट्टा मार लो। मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का 1 + d/f। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंस सिस्टम फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं?
ये सब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से ही रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आई पीस। 13 का हो जाएगा ए, क्या बोलते हैं बाबू, आई पीस। वस्तु के समक्ष लेंस सिस्टम को कहते हैं आई पीस। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया सवाल है बाबू। जैसे देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, मान लो हमको देख रहे हो, आज देखने के बाद आप आंख हटा भी लोगे ना, या आंख मूंद भी लोगे ना, तो कुछ देर तक आपको दिखते रहता है, कुछ देर तक आपका इमेज बना हुआ फील होता है। आंख मूंदोगे तो आपको इमेज दिखता है कुछ देर तक, है ना। तो कितना देर तक इमेज बना हुआ रहता है बाबू, बताइए कितना देर तक एकदम हूबहू दिखता है, कितना देर तक। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन पढ़े और ऐसे हटा भी दोगे तो कुछ देर तक क्वेश्चन वहाँ दिखता है तुमको। ऐसे क्वेश्चन तुम पढ़ा, ऐसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे हटा दिए, फिर भी मुझे कुछ देर तक दिखाई देता है, लगता है कि मैं इसको देख रहा हूँ। तो कितना देर तक दिखाई देता है बाबू, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस। कितना देर तक परसिस्टेंस हम लोग को रहता है, तो 1/16 सेकेंड। 14 नंबर का आंसर होगा 1/16 सेकेंड। इतना देर तक हम लोग को समझो कि इमेज बना हुआ रहता है रेटिना पर, 1/16 सेकेंड। जैसे साउंड, हम लोग जो बोलते हैं किसी को, उसके कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक साउंड रहता है बाबू, है ना, 1/10 सेकेंड। तो उसी तरह इमेज कितना देर तक बना हुआ रहता है रेटिना पे, 1/16 सेकेंड तक। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो बाबू एमीटर यूज करते हैं, आप लोग को मालूम है। 15 का हो जाएगा ए मीटर। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो ए मीटर। और इलेक्ट्रिक करंट का परजेंस को, मतलब है बिजली की नहीं, ये पता करना है, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, थोड़ा सा भी करंट रहेगा ना, तो उसका सुई ऐसे से डाइवर्ट होता है। तो सुई अगर हिल डोल किया, इसका मतलब उसमें बिजली है। कितना है नहीं है वो ए मीटर बताएगा बाबू। क्लियर। तो 15 का आपका हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 3 गो रेसिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। 3 रेसिस्टेंस है, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का। आप इसको पैरेलल में जोड़े हो, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का। आप इसको कैसे जोड़े हो बाबू, पैरेलल में जोड़े हो। तो बताओ इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में जोड़े हो। पैरेलल में मतलब इस तरह से, एगो 2 ओम का, एगो 3 ओम का, एगो 6 ओम का, और ये आपस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। हाँ, एगो ऊपर 2 ओम ले लो, यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम। आपको टोटल रेसिस्टेंस बताना है। तो आप जानते हो कि पैरेलल में हम लोग भिन्न का जोड़ते हैं। 1/R बराबर, तीनों 1/, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अब इतना फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ। तो 1/R बराबर क्या, 1/2, 1/3, 1/6। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दो बाबू शॉर्टकट में। 1/R बराबर 2, 3, 6, भिन्न का जोड़ कितना होगा, 6 ही होगा। 6 ले लो, एलसीएम 6 होगा। और 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो ऊपर 3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो ऊपर 2, और 6 से 6 कट गया 1 बार में, तो ऊपर 1। तो 1/R बराबर 3, 2, 5, 1, 6, 6/6 यानी 1। पलटनियों मारेगा तो 1 ही ओम आएगा। आंसर हो गया 1 ओम। थोड़ा फास्ट इसको बना सकते थे आप। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका, 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 ओम। ए नहीं है बाबू, सी है, सी। 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, एक किलोवाट आवर एनर्जी इज ए यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का है बाबू। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, एनर्जी का। क्योंकि आप जहाँ पढ़े हो, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, एनर्जी।
किलोवाट सिर्फ बोलता ना तो ये पावर का हो जाता, वाट या किलोवाट बोलते तो पावर का हो जाता, लेकिन किलोवाट घंटा बोल दिया तो ये एनर्जी का हो गया, ऊर्जा का, ये व्यापारिक ऊर्जा का ये मात्रक है बाबू, है ना, कॉमर्शियल यूनिट है ऊर्जा का, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है, किलोवाट घंटा एनर्जी का है बाबू। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि दो बल्ब है 40 वाट का और दोनों जो है पैरेलल में कनेक्ट है, तो बताओ पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन विल बी। दो बल्ब है बाबू 40 वाट का, दोनों बल्ब है, एगो बल्ब भी 40 वाट का है, बल्ब का ये सिंबल है बाबू, और दूसरा भी बल्ब है वो भी 40 वाट का है, और दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है बाबू, पैरेलल में। मतलब ठेठ में अगर समझोगे तो एक बल्ब ऐसे कनेक्ट रखा है ना, एक बल्ब ऐसे है और दूसरा बल्ब ऐसे कनेक्ट कोई सर्किट में। दोनों बल्ब कैसा है बाबू, पैरेलल, 40 वाट का, ये भी है 40 वाट का, ये भी 40 वाट का। तो बताओ टोटल कितना पावर दोनों खींचेगा, ये हम लोग का सवाल है। तो बाबू घर में हम लोग का तो पैरेलल ही कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ठेठ में सुनो बाबू, अगर पैरेलल में रहेगा तो पावर अगर आपको निकालना है टोटल पावर, तो एकदम इजी है बाबू, दोनों पावर को जोड़ दो, P1 प्लस P2। अगर 3 को है तो P3 कर दो, 4 को है तो P4 कर दो। मतलब इसका आंसर डायरेक्ट P1 है 40 वाट और P2 भी है 40 वाट, तो आंसर कितना हो जाएगा, 80 वाट आंसर। क्लियर। अगर सीरीज में रहेगा तो उल्टा करना है, पैरेलल में रहेगा सिंपल जोड़ दो। अब यही अगर सीरीज में रहता, अगर सीरीज में जोड़ते तो 1 बाई पावर बराबर 1 बाई P1 1 बाई P2 कर देते, मतलब भिन्न का जोड़ कर देते। क्लियर है। ठेठ में सुनो, रेसिस्टेंस वाला जो पढ़ा है उसका यहाँ उल्टा करना। सीरीज में रहता है रेसिस्टेंस तो सिंपल जोड़ते थे, लेकिन पावर उल्टा जोड़ेंगे। पैरेलल में रहता था रेसिस्टेंस तो ये फॉर्मूला लगाते थे आर आर करके, लेकिन यहाँ पर सीरीज में करेंगे। क्लियर। उम्मीद करते समझ में आया होगा, नहीं तो एक आध सवाल आपको समझा देते हैं। ये सवाल को सुनो बाबू फिर से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 गो बल्ब जोड़े हैं बाबू, पैरेलल में 2 गो बल्ब जोड़े हैं, 20 वाट का 2 गो बल्ब है, दोनों 20 वाट का है। बताओ टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर कितना होगा, दोनों बल्ब पैरेलल में। तो पैरेलल में रहेगा तो सिंपल जोड़ दो बाबू, दिमाग मत लगा, P1 और P2 जोड़ दो, कितना होगा 20 और 20 40 वाट आंसर। इतना आसान। मान लो 30 वाट का एक है और एक है 20 वाट का, और दोनों पैरेलल में ही जोड़े हैं बाबू। बताओ टोटल कितना बिजली खाएगा, कितना पावर खाएगा, तो 30 और 20 50 वाट आंसर। कोई झमेला नहीं। लेकिन यही अगर सीरीज में पढ़ते हैं, ये पैरेलल समझ में आ गया। अब अगर यही बल्ब को हम लोग सीरीज में रखते हैं, सीरीज में मतलब यहाँ भी एक बल्ब और यहाँ एक बल्ब ऐसे रखते हैं, ये भी है 20 वाट का और ये भी है 20 वाट का। अब कितना पावर मेरा खाएगा दोनों बल्ब, तो 20 और 20 40 वाट नहीं, 20 40 वाट का। अब जब पैरेलल में रहता, सीरीज में है, अब आपको ऐसा करना होगा 1 बाई पावर बराबर 1 बाई P1 और 1 बाई P2। तो 1 बाई P बराबर 1 बाई 20, 1 बाई 20 कितना आएगा बाबू, 20 20 का एलसीएम 20, ऊपर 1 और 1 2, 1 बाई P बराबर 2 से कट गया 10 बार में, तो पावर कितना आएगा 10 वाट। इसका मतलब अब पावर कितना हो गया, 10 वाट का ही पावर मिलेगा। मतलब दोनों बल्ब भले 20-20 वाट का है, लेकिन आपका लाइट भी कम देगा। पैरेलल में जोड़ोगे ना तो आपका दोनों बल्ब 20 दूनी 40 वाट का लाइट देगा, लेकिन सीरीज में जोड़ दोगे तो आपका 10 वाट का लाइट देगा, बिजली भी कम खाएगा, तो बल्बों तो कम जलेगा। आ रहा बात समझ में, इतना चीज समझ में आया। इसीलिए घरेलू कनेक्शन हम लोग हमेशा पैरेलल में रखते हैं। क्लियर।
ताकि जितना सबको पावर है सबको अलग अलग मिले, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? चलिए इस टाइप का बना लोगे ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 18। क्वेश्चन नंबर 19, रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर विल बी। जो वोल्ट मीटर होता है ना बाबू, उसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियल का। तो ऐसे तो कोई भी आइडियल वोल्ट मीटर हो नहीं सकता, आइडियल मशीन हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। तो क्या आइडियल वोल्ट मीटर बन सकता है? नहीं, ऐसा कोई वोल्ट मीटर ही नहीं बन सकता जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, अति ना हो। आ रहा बात समझ में? क्या आइडियल एमीटर बन सकता? नहीं। तो आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, इन्फिनाइट। जैसे फिर से समझो, यहाँ पर वोल्ट मीटर और ए मीटर, वोल्ट मीटर और ए मीटर। जल्दी से पहले बताओ हम लोग वोल्ट मीटर को सर्किट में क्या चीज में जोड़ते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? तो आपको पता है पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को क्या चीज में जोड़ते हैं? पैरेलल में हमेशा जोड़ते हैं। और ए मीटर को हमेशा क्या चीज में जोड़ते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, ए मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। क्यों? उसका कारण आपको पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि जो ए मीटर होना चाहिए उसका टारगेट रहता है कि रेजिस्टेंस एकदम ना के बराबर में हो, एकदम कम से कम हो। ए मीटर का टारगेट रहता है रेजिस्टेंस कम से कम हो, 0 हो जाए तो और अच्छा। तो आइडियल रहेगा तो 0 होगा। और वोल्ट मीटर का टारगेट रहता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, इन्फिनाइट हो जाए तो और अच्छा। रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा, वोल्ट मीटर का टारगेट रहता है रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइडियल यदि है, अगर आइडियल है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा आइडियल अभी तक कोई है नहीं बाबू, आइडियल कोई भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगा ही रहेगा। क्लियर? कोई भी कितना टीचर है, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी रहेगा, कोई ना कोई टॉपिक उसका कमज़ोर होगा। तो उसी तरह आप लोग स्टूडेंट हो, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आपका धांसू रहेगा, कोई ना कोई में तो कुछ ना कुछ तो कमी होगा ही होगा। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, होगा नहीं लेकिन होना चाहिए। अगर आइडियल ए मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, होगा नहीं, होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था आपका वोल्ट मीटर का। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? इन्फिनाइट। इसका आंसर होगा इन्फिनाइट। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक हीटर का फिलामेंट क्या चीज का होता है? हीटर का, तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना हीटर, खाना वाना पकाने के लिए या ठंडा के दिन में रूम को गर्म करने के लिए, तो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है बाबू? नाइक्रोम का। ये एक एलॉय है बाबू। एलॉय का मतलब 2 मेटल को मिला के बना हुआ है। नाइक्रोम मतलब Ni मतलब निकेल, निकेल, और क्रोम का मतलब क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम दोनों मिलाकर एक एलॉय बनाते हैं नाइक्रोम। इसका यूज हम लोग हीटर में करते हैं बाबू। क्लियर है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको पता है बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। कूलम नाम का वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है कूलम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड। देखो बाबू आंसर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ लाइन से। 18, 19, 20, 21। 18 बाबू पैरेलल में था तो सीधे जोड़ देना था, 40 दूनी 80 वाट, यानी 18 का आंसर था सी, 19 का आंसर था बी, और 20 का आंसर था ए नाइक्रोम, 21 का आंसर था ए कूलम, 22 जो आयन होगा पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बोलेंगे? कैटायन। कैटायन बाबू पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलोगे बाबू? कैटायन, यानी कि सी। हाँ, कैटायन जाएगा कहाँ? कैथोड पे, और कैथोड होगा नेगेटिव, 9 क्लासेस नेगेटिव होगा कैथोड। इसका वीडियो आप देख लेना बाबू, बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। यहाँ समझो,
दो गो प्लेट लिए मेटल का, हाँ 2 प्लेट है मेटल का, बैटरी से इसको जोड़ दिए बाबू, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला प्लेट है इसको क्या बोलेंगे, ये प्लेट को क्या बोलेंगे, क्लियर। तो इसके ये नेगेटिव में जो टच है, ये नेगेटिव प्लेट में हम लोग कनेक्ट किए, उसका क्या ना बोलेंगे। तो इसका ट्रिक है 9 क्लासेस, कैथोड होगा नेगेटिव, तो ये बाबू नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो इसका नाम होगा, ये नेगेटिव है ना बाबू, नेगेटिव होगा कैथोड, तो इसका नाम होगा कैथोड, ठीक है। और ये है पॉजिटिव, तो एपी, एनोड होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कौन हो जाएगा बाबू, एनोड, ठीक है, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। अब बोलोगे चार्ज इस पे कौन सा आएगा, तो जो नेगेटिव है बाबू उसकी ओर कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, तो चार्ज आएगा, जो आएगा इधर जो आएगा बाबू पॉजिटिव आएगा, और उसका नाम हो जाएगा कैटायन। अरे कैथोड पे जो आएगा कैटायन, एनोड पे जो आएगा वो एनायन। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बाबू, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। तो बच्चा लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते रहते हैं, वो एनोड एनायन में कंफ्यूज होते हैं। एनोड रड का नाम है, एनायन चार्ज का नाम है, क्लियर है। तो ये बाबू कैथोड होता है नेगेटिव, ये जो रड है ना मेटल का कैथोड वो होगा नेगेटिव, लेकिन जो चार्ज आएगा वो होगा हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पूछा था कि पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज का नाम कैटायन, क्लियर, समझ में आ रहा। इसको अच्छा से वो वीडियो देख लेना पूरा लिक्विड वाला, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। क्वेश्चन नंबर 23, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है, तो तुम ठेठ में देख के ही बता सकते हो कि बिजली तुमको कौन देता है, इलेक्ट्रिक में कौन कन्वर्ट करता है, मतलब बिजली किससे मिलता है हम लोग को, जनरेटर से। शादी ब्याह में आता है ना बाबू जनरेटर, उसका काम है गोल गोल घूर के आपको बिजली देना, और गोल गोल घूरना का मतलब मैकेनिकल एनर्जी। अब उसको तेल से घुराओ या हाथ में पकड़ के गोल गोल घुराओ, वो अलग चीज़ है, लेकिन तुमको उसको घुराना पड़ेगा, मोशन देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका जनरेटर, यानी कि डी। 24 नंबर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग। अभी पूछे बात किए थे हम लोग, घरेलू हम लोग का जो सर्किट है बाबू पैरेलल होता है। घरेलू सर्किट हम लोग का कैसा होता है बाबू, पैरेलल होता है। क्यों होता है, इसका आंसर आपको पता है। एक अगर एक आध को कुछ खराब भी हो गया, मान लो सीरीज में रखोगे और एक वो बल्ब कोई खराब हो गया रास्ता का, तो कोई नहीं जलेगा सीरीज में, और पैरेलल में एक खराब हो गया दूसरा चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, रेजिस्टेंस कम से कम होता है पैरेलल में। तीसरा, देख रहे थे पावर भी सबको अलग अलग, वोल्टेज सबको अलग मतलब सेम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल में जितना जोड़ दो सबको वोल्टेज सेम मिलता है, पावर सबका आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया बाबू। 25 नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए कंडक्टर डिपेंड ऑन। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे देखो अगर तुमको चुंबक बनाना, मैग्नेट बनाना है, तो तुम क्या करो, एक कंडक्टर ले लो, उसके ऊपर तार लपेट दो कॉपर वगैरह का, इसको बाबू क्या चीज़ दे दो, करेंट से जोड़ दो। इसको क्या चीज़ जोड़ दो, करेंट से। तो अब इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी चुंबक की तरह काम करने लगेगा। तो अगर करंट इसमें ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ज़्यादा पावर का मैग्नेट हो जाएगा, क्लियर। ऐसे तो टर्न्स भी बढ़ा दोगे तो भी फायदा है। तो जितना तुम करंट बढ़ाओ, जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेट जो है स्ट्रांग होते जाएगा। जितना तुम इसका टर्न्स बढ़ाते जाओ, ये जो लपेटा हुआ है ना, जितना ज़्यादा लपेट दो उतना ज़्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है मेनली करंट पे, है ना। तो 25 नंबर का बी, इसमें टर्न्स का बोला नहीं तो इसीलिए 25 का आंसर हो जाएगा बी, करंट पे डिपेंड करेगा, क्लियर है। तो बाबू इस वीडियो में 25 तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।